शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं निपाह वायरस के इन्फेक्शन से रिलेटेड। कल भी हमने निपाह वायरस के बारे में देखा था कि इसके कुछ केसेस मिले हैं और 2 लोगों की जानें गई हैं निपाह वायरस के चलते चलते। कल भी हमने निपाह वायरस के बारे में बेसिक जानकारी देखा था। आज भी जो शुरुआत हम करेंगे निपाह वायरस की वो इसके बेसिक जानकारी के साथ में करने वाले हैं। निपाह वायरस, निपाह की जो बीमारी है जूनोटिक डिसीज़ के अंतर्गत इसको रखा जाता है। जूनोसिस का मतलब होता है ये जानवरों से इंसानों में फैला है, इसलिए हम इसको जूनोटिक डिसीज़ के अंतर्गत रखते हैं। या तो आप इन्फेक्टेड एनिमल्स के माध्यम से प्रभावित हुए हैं या तो आपने कंटेमिनेटेड फूड खाया है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी जानवर को हुआ है और उस जानवर को यदि मीट के तौर पर इंसान ने खाया है तो उसके माध्यम से भी ये हो सकता है। दूसरे नंबर की बात, एग्जाम्पल के तौर पर यदि चमगादड़ से हुआ, चमगादड़ ने कोई फल को खाई है या फिर उसने अपना जो अवशेष है उसके ऊपर छोड़ा, मलमूत्र छोड़ा है, तो उसके माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। दूसरे नंबर की बात, जानवरों से पहले इंसानों में फैलेगा, फिर इंसानों से इंसानों में इसका ट्रांसमिशन होने लगता है। मतलब डायरेक्ट ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो जाता है यदि आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो। इसके सिम्टम की यदि हम बात करें, यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी के हिसाब से देखा जाए तो इसके जो कुछ लक्षण हैं जैसे कि बुखार आने लगना, सिर दर्द होना, कफ आना, सोर थ्रोट, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड वोमिटिंग, आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, बार बार उल्टी आने लगेगी, तो ये इसके कुछ कॉमन लक्षण माने जाते हैं। वहीं यदि जब ये घातक हो जाता है तो आपको जो है डिसओरिएंटेशन, ठीक है, डिसओरिएंटेशन का मतलब डिसओरिएंटेशन, आपका दिमाग जो है भटकने लग जाएगा। इसका मतलब होता है उनीदापन। इसके अलावा सीजर्स मतलब दौरे आना, एंड लास्ट में बताया रहा है आपका जो ब्रेन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है जिसको हम इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती हैं और इसके बाद व्यक्ति कोमा में चला जाता है और डेथ हो जाती है। निपाह वायरस का ट्रांसमिशन करके होता है तो पहली बार इसको देखा गया था निपाह वायरस को ह्यूमन में। इसको हम रिपोर्ट किए थे मलेशिया में 1998 में, फिर इसके बाद सिंगापुर में आया था 1999 में। द वायरस टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द विलेज इन मलेशिया। इसका नाम कैसे करके पड़ा था? मलेशिया में एक गांव है, वेयर द पर्सन इन whom द वायरस was फर्स्ट आइसोलेटेड डाइड ऑफ द डिसीज। उस गांव के नाम पर इसका नाम रखा गया है जो कि पहला व्यक्ति इस वायरस के चलते चलते मारा गया था या फिर जिसकी जान चली गई थी। अब हम बात करते हैं जानवरों से ये इंसानों में कैसे करके ट्रांसमिट हो रहा है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो मेनली हो रहा है कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड। यदि आपने कंटेमिनेटेड फूड खा लिया है जिसको यूज़ किया था जानवर ने या फिर जानवर को आप मीट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। अकॉर्डिंग टू सीडीसी, ट्रांसमिशन कैन हैपन ड्यू टू कंजप्शन ऑफ रॉ डेट, पाम, सेप और फ्रूट दैट हैज़ बीन कंटेमिनेटेड विथ सलाइवा और यूरिन फ्रॉम इन्फेक्टेड बर्ड। बताया जा रहा है कि देखिए, अब कुछ फ्रूट है जिसको चमगादड़ ने खाई है, उस चमगादड़ की कैटेगरी का क्या नाम रखा गया है यहाँ पर? उसका नाम रखा गया है फ्रूट बैट, ठीक है। अब उस फ्रूट के ऊपर उसने मलमूत्र त्यागी है, उसको संक्रमित कर दी है, उसको यदि हम खा रहे हैं, उसका थूक वहाँ लग गया, सलाइवा लग गया, उसने उसको कुतर दी है, तो भी फिर उस फ्रूट के माध्यम से निपाह वायरस फैल सकता है। कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो निफाई इन्फेक्शन होता है ना, आल्सो been reported among people who climb trees where bats often roots। कभी कभी ऐसा होता है कुछ कुछ लोग जो है पेड़ में लकड़ी वगैरह काटने के लिए, फल तोड़ने के लिए चढ़ते हैं और वहीं पर यदि वो कंटेमिनेटेड, वो जो बैट पाई गई है जिसमें ये वायरस है, तो वायरस उस इंसान तक भी पहुंच यहाँ को देखने को मिला है। अब यदि हम होस्ट के रूप में देखें कि कौन इसका होस्ट हो सकता है, कहाँ पर ये लंबे समय तक मौजूद रहता है, तो ये जो वायरस जिसको हम कॉमनली फ्लू में जानते हैं, इसमें ये पाया जाता है।
Bats are known to transmit this virus to other animals like pigs and also dogs, cats, goats, horses and sheep. कैट के माध्यम से, चमगादड़ के माध्यम से पिग्स में गया, कैट, गोट, हॉर्सेस और सीप सबको ये इन्फेक्ट कर सकता है। अब यदि हम ह्यूमन के इन्फेक्शन की बात करें तो मेनली डायरेक्ट कांटेक्ट विद दीज एनिमल, यदि आप इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो इनसे वायरस फैल जाएगा। या फिर दूसरा होता है कंजप्शन ऑफ फूड कंटेमिनेटेड बाय सलाइवा और यूरिन ऑफ दीज इन्फेक्टेड एनिमल्स। इन जानवरों का जो सलाइवा है, थूक है, या फिर इनका जो यूरिन है उसके माध्यम से भी इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन यदि हम ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात करें तो ये भी संभव है। पर्सन टू पर्सन यदि हम स्प्रीड की बात करें निपाह वायरस की, रेगुलरली रिपोर्टेड इन बांग्लादेश एंड इंडिया। इस प्रकार के जो केसेस हैं हमको ज़्यादातर बांग्लादेश और इंडिया में देखने को मिले हैं। ये काफ़ी मोस्ट कॉमनली माना जा रहा है इन द फैमिलीज एंड केयर गिवर्स ऑफ निपाह इन्फेक्टेड पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स। ज़्यादातर हमको ये केसेस वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जैसे कि आपकी फैमिली में किसी को ये बीमारी हुई है, उसकी कोई देख रेख कर रहा है, या फिर कोई डॉक्टर वगैरह उसकी देख रेख में लगे हुए हैं, तो उनको भी ये वायरस फैल जाता है। इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 1998-99 के दौरान। देयर हैव बीन मल्टीपल आउटब्रेक ऑफ द निपाह वायरस। उस समय में हमको जो है ना निपाह वायरस के बहुत सारे आउटब्रेक देखने को मिला था। और ये जो आउटब्रेक रहा था साउथ से लेकर के साउथ ईस्ट एशियन नेशन में हमको देखने को मिला था। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो लगभग 10 आउटब्रेक हमको देखने को मिला है 2001 से ही। जैसे तो कभी 2001 में आ गया, कभी 2004 में 2-3 बार आ गया। इस प्रकार से बांग्लादेश में भी इस प्रकार के केसेस हम देखें। वहीं यदि हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो 2001 में ये केस आया था और 2007 में। वहीं केरला की बात करें तो पहली बार जो है 18 से हमको देखने को मिला है, एंड आइसोलेटेड केसेस हमको 2019 और 2021 में देखने को मिला था। अब इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में बातें बताई जा रही हैं। तो देखिए केरल में जैसे ही ये इस वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला है वैसे ही शासन और प्रशासन दोनों ही अलर्ट हो गए हैं। बहुत सारे यहाँ पर प्रिकॉशनरी मेज़रमेंट अपनाए गए हैं और ये मेज़रमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी क्या है, इंटरव्यू वगैरह में हमसे पूछ लिया जाता है कि कहीं पर यदि इस प्रकार का आउटब्रेक होता तो आप कौन कौन से कदम उठाते। तो नॉर्मली जनरली जो हम चीज़ यहाँ पर आंखों से देख रहे हैं उसी प्रकार के कदम हम उठा सकते हैं और यही चीज़ हम सजेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले तो हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करी है कि ये व्यक्ति किन किन के कॉन्टैक्ट में आए थे जिनकी डेथ हुई है। तो लगभग 789 पीपल ऐसे पाए गए हैं जिनका लिंक था इन दोनों पर्सन के साथ में जिनकी डेथ हो गई थी इस इन्फेक्शन के चलते चलते। दूसरी नंबर की बात यह है, डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किया था एक रूट मैप ऑफ द 2 डिसीज्ड पर्सन डिटेलिंग देयर ट्रैवल हिस्ट्री फ्रॉम द डे डेवलप सिम्टम। जब से इनको सिम्टम आना चालू हुआ था ये लोग कहाँ कहाँ ट्रैवल किए हैं, और जहाँ जहाँ ट्रैवल किए हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है बड़े बड़े इवेंट को, तो ये काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास की यदि हम बात करें तो जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR is expected to provide monoclonal antibody for treatment of थर्ड डे बाय मॉर्निंग। तो बताया जा रहा है कि ICMR की तरफ से कुछ एंटीबॉडी प्रोवाइड करी जा सकती हैं, और ये जो एंटीबॉडी रहती हैं हमारे बॉडी में इसको एंटर कराया जाता है और जो वायरस मौजूद है वायरस वाली जो सेल्स हैं उनको ये मारने का काम करता है। तो अगर ICMR से किया जा रहा है। केरल के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वीना जॉर्ज, उनका कहना है कि ये जो केसेस हैं वो बिलोंग कर रहे हैं बांग्लादेश स्ट्रेन से। जैसे कि इसमें 2001 में ये केस हमको देखने को मिला था। विच इज़ कंपेरेटिवली लेस इन्फेक्शियस बट हैड ए हाई मॉर्टेलिटी रेट। भले ही ये उतना ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं है लेकिन इसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 70% है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख ही सकते हैं 2 हैं। अगली जो बात यहाँ पर बताई जाती है कि डिपार्टमेंट ने सेंड कर दिया है 11 और भी ज़्यादा बॉडी फ्लड सैंपल ऑफ द सस्पेक्टेड पेशेंट फॉर लैब टेस्ट एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। तो
आप देख सकते हैं केरल जैसी जगह में कोई लैब नहीं है जिसके माध्यम से हम पता लगा सकें कि इसमें वायरस है कि नहीं है, तो इसको पुणे भेजा गया है बॉडी का जो फ्लूइड है उसके माध्यम से इसका पता लगाया जाएगा। इसके अलावा ये व्यक्ति यदि ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो जो 9 ग्राम पंचायत हैं उनको डिक्लेयर किया गया है एज ए कंटेमिनेटेड जोन इन द डिस्ट्रिक्ट। कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट की पार्टिकुलरली यहाँ पर बात करी जा रही है। पर हम देखने वाले हैं वो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, पार्टिकुलरली कावेरी नदी को जल को लेकर के जो विवाद चल रहा है उससे रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पर हम देखने वाले। तो सबसे पहले कावेरी रिवर का हम मैप देखेंगे और मैप के माध्यम से समझेंगे कि आखिर विवाद कैसा चल रहा है और कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हो गए हैं। मेनली यदि देखा जाए तो ये जो कावेरी रिवर है कर्नाटक से निकली है और तमिलनाडु होते हुए अपने पानी को बे ऑफ बंगाल में खाली करती है, बंगाल की खाड़ी में। बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं और इन्हीं सहायक नदियों के चलते चलते ये जो कावेरी रिवर का बेसिन है ना अन्य राज्यों में भी फैल गया है, जैसे कि केरल भी इसमें शामिल हो गया। कुछ हिस्सा चला गया कहाँ पर इसके पुदुचेरी वाला एरिया, और पुदुचेरी वाला जो एरिया है यहाँ पर जो जगह है वो है कराईकल। यहाँ पर पूरे ब्लू कलर से इसके अपवाद क्षेत्र को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कर्नाटक से ये रिवर निकली है और तमिलनाडु की तरफ जा रही है और फिर बे ऑफ बंगाल में पानी को खाली करती है। यदि कर्नाटक यहाँ पर बहुत सारे डैम का निर्माण करता है तो जाहिर सी बात है डैम के निर्माण करने से इसका जो वाटर फ्लो है वो प्रभावित होगा। तमिलनाडु राज्य बोलने लगेगा कि आप कैसे हमारे लिए पानी नहीं छोड़ रहे हैं, हमको सिंचाई करना है, हमको पीने की व्यवस्था बनाना है, हमको जो है बिजली बनाना है, तो हमें जो है वाटर की सप्लाई पर्याप्त होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु ने डैम नहीं बनाया है, तमिलनाडु ने भी कुछ डैम बनाया जैसे कि मेट्टूर डैम, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली। तो यहाँ पर मैप के माध्यम से उतना ज़्यादा ही पिक्चर में क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये वाली जो जगह है यहाँ पर आप देख सकते हैं मेट्टूर बांध तमिलनाडु ने बनाया। इसके अलावा लोअर भवानी, ये लोअर भवानी में भी आपको एक डैम देखने को मिल जाएगा। वहीं यदि हम कर्नाटक की बात करें तो KR सागर डैम बन गया, ठीक है, और हरांगी डैम हो गया, एक और ये हो गया, ये हेमावती रिवर के ऊपर भी इसने डैम बना करके रखा है। एक तो आप मेन रिवर पर बना दे रहे हैं, दूसरा आप सहायक रिवर के भी ऊपर बना दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है वाटर का जो अवेलेबिलिटी है ना वो प्रभावित होती है। और यही शिकायत रही है तमिलनाडु की, आज से नहीं अंग्रेज़ों के ज़माने से ही इन राज्यों के बीच में लड़ाई चलते आ रही है। और फिर इनका जो केस है ना आपस में सुलझ नहीं पाया, तो ये क्या है ना सुप्रीम कोर्ट तक इनका केस गया है। कावेरी डिस्प्यूट के बैकग्राउंड की यदि हम बात करें, ये जो शेयरिंग ऑफ वाटर है ये हमेशा जो है कॉन्टेस्टेशन का मामला रहा है, मतलब लड़ाई की जड़ रही है कर्नाटक और तमिलनाडु में प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही। कावेरी वाटर डिस्प्यूट हैज़ इट्स रूट इन द एग्रीमेंट डेटिंग बैक 1892 एंड 1924। 1892 से ही हम देखते हैं कि इन एंड 1924 के बीच में। और बताया जा रहा है कि ब्रिटिश रूल मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और प्रिंसिपली स्टेट मैसूर हुआ करता था। मैसूर कर्नाटक हो गया और ये मद्रास हो गया तमिलनाडु वाला एरिया। 1924 में एक एग्रीमेंट होता है 50 साल के लिए। फिर 1970 में क्या होता है, आज़ादी के बाद से हम देखते हैं दूरी शामिल हो गए। इन्होंने क्लेम किया था कावेरी वाटर रिवर के ऊपर ए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को सेटअप किया गया था टू फिगर आउट द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। फिर एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। स्टेट्स रीच्ड एट एन एग्रीमेंट इन 1976। फिर 1976 में एक एग्रीमेंट बना था। अब इसके बाद में हम देखते हैं तमिलनाडु में नई गवर्नमेंट आती है और इसने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम जो है कॉन्सेंट नहीं देंगे टू टर्म ऑफ एग्रीमेंट विच लीड टू फ्रेज डिस्प्यूट। तमिलनाडु कह रहा है कि हम इस संधि को नहीं मानेंगे, इसी के चलते झगड़ा हो। 86 में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अपील करी थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप कॉन्स्टिट्यूट करिए एक ट्रिब्यूनल ताकि इस इशू को सॉल्व किया जा सके अंडर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के माध्यम से। फिर 1990 में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है
केंद्र सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट किया था कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का, ताकि रिजॉल्व किया जा सके वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट को कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। 2007 में ट्रिब्यूनल ने अनाउंस किया था अपना। फिर 2016 में तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट की कर्नाटक पूरी तरह से ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रहा है, जो ऑर्डर पास किए गए हैं कोर्ट रिगार्डिंग टाइमली रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम कावेरी रिवर। फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कावेरी वाटर डिस्प्यूट को। यहाँ पर बताया जाता है रिड्यूस तमिलनाडु शेयर बाई 14.75 TMC फीट एंड एडिट दैट कर्नाटका शेयर रिड्यूस कर्नाटका ऑब्लिगेशन टू रिलीज वाटर फ्रॉम 192 से 177। कर्नाटक कितना रिलीज करेगा? 177.25 TMC फीट दे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, लेकिन इसने कर्नाटका का जो बंगलुरु के लिए ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट है ना, उसको बढ़ा दिया था। सरकार को 6 कि आप जो है एक स्कीम को फ्रेम करिए, ताकि जो है श्योर हो सके फाइनल डिसीजन और इसका हो सके। और दिशा निर्देश दिया गया कि आप जो है कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड का गठन करिए। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो तमिलनाडु से आई है। यहाँ पर बताया जाता है कि पहली बार ऐसा हुआ कि 3 महिलाओं को जो है के रूप में बनाया गया है टेम्पल्स में। तो महिलाएं धर्म कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनकी भागीदारी पुरुषों के बराबर में कितनी रही है, इस चीज़ को हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अभी तक ये पहली बार हुआ है। अभी तक कोई भी महिला जो है संत के रूप में या फिर मंदिर में पुजारी के रूप में काम नहीं कर रही थी, लेकिन इस बार 3 महिलाओं को दिया गया के टेम्पल्स के लिए। एस कृष्णावेनी एंड एस रामिया एंड रजिता विल बिकम असिस्टेंट प्राइस्ट एट श्री वैष्णव टेम्पल इन तमिलनाडु। तो ये जो श्री वैष्णव टेम्पल है तमिलनाडु का, यहाँ पर 3 असिस्टेंट को मिलेगा फॉलोइंग द पंचरात्रा आगमा। तो सबसे पहले क्या है, इनको क्या करना पड़ेगा? पंचरात्र आगमा करना पड़ेगा, तब जाकर के ये इसकी टेम्पल बन पाएंगी। They are the first 3 women to have undergone the training and to have studied at the Archakar Training School run by the Sri Ranganathar Temple, Sri Rangam। तो सबसे पहले इनको ट्रेनिंग, ये लोग स्टडी करेंगे ट्रेनिंग स्कूल जिसको चलाया जा रहा है श्री रंगनाथार टेम्पल श्री रंगम के। नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, ये लोग पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स की डिग्री करने टेम्पल में पुजारी के रूप में काम करें। इसके बाद यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग वाले एक चार्ट प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से हम अभी जो इतनी उनकी क्या हिस्ट्री रही है, सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ कहाँ पर आए हैं, कौन सी जो भूकंप के प्रोन मानी जाती, जहाँ पर भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो जहाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर वो मूवमेंट करती हैं, वो वाला जो एरिया है ना, उस एरिया में भूकंप के आने की ज़्यादा संभावना होती है। जहाँ कहीं पर आपने फिजिक्स वाले हिस्से में रिंग ऑफ फायर ज़रूर सुना होगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। पहले नंबर का यहाँ पर जो मैप आप देख रहे हैं, इस मैप के माध्यम से जहाँ जहाँ पर रेड कलर दिखाया जा रहा है ना, रेड कलर में ज़्यादा डेथें हुई हैं, और जैसे जैसे ये रेड कलर कम होते जा रहा है, इसका मतलब ये है कि डेथें यहाँ पर कम हुई हैं। कम यदि लाइट ब्लू कलर को आप देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर डेथ कम हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, डेडलिस्ट अर्थक्वेक सिंस 2150 BCE, चाइना का शनसिक्सी शहर में 1556 में ये भूकंप आया था। 8.3 लाख लोगों की डेथ हुई थी। हाइती में 2010 में आया, 3.16 लाख लोगों की जाने गई। टर्की अंकारा की बात करें, ठीक है, तो ये आया था 115 ईस्वी में, और इसमें जाने गई थी लगभग 2.5 लाख। टर्की अंकारा 525 ईस्वी में आया, 2.5 लाख की डेथ हुई यहाँ पर। मतलब टर्की में 2 बार आया, और टर्की में अभी हाल फिलहाल में देखेंगे तो फिर से आया था।
चाइना में फिर से आया टांगसेन 1976 में 2.5 लाख लोगों की यहाँ पर डेथ हुई थी। तो चाइना वाला हिस्सा यहाँ पर हम देख सकते हैं मैप के माध्यम से। देखिए चाइना में दो दो बार, चाइना एक ऐसे रीजन में लोकेटेड जहाँ पर भूकंप आने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। तुर्कमेनिस्तान अशकाबाद में बात करें 1948 में ये भूकंप आया था यहाँ पर, और यहाँ पर 1.1 लाख लोगों की जानें गई थी। इसके बाद नीचे वाला मैप जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, इस मैप के माध्यम से बताया जाता है कि कितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप कहाँ पर आया था। चिली का जो प्यूरोटो मोंटो है 1960 में सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला भूकंप हमको देखने को मिला है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का ज़्यादातर ये वाली जो पट्टी है, इसकी पश्चिम वाले हिस्से की पूरी पट्टी है। इसके बाद अलास्का 1964 में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता रही थी 9.2। तो ये यहाँ पर दिखाया गया ऊपर की तरफ में आप देख सकते हैं। फिर चिले में आया था 1730 में 9.1 की तीव्रता रही थी। इंडोनेशिया सुमात्रा में 2004 में आया था जिसकी तीव्रता थी 9.1, और जापान के होन्शु शहर में आया था 2011 में जिसकी तीव्रता थी 9.1। इसके बाद वाली जो यहाँ पर हम न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है, और यहाँ पर बताया जाता है कि इंडिया को C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल गया है, और ये मिला है हमें स्पेन की मदद से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिखा है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसके माध्यम से हम बड़ी बड़ी चीज़ों को जल्दी से जल्दी ढुलाई कर पाएंगे। एक मेजर रिवैम्प माना जाता है हमारे ट्रांसपोर्ट की फ्लीट में, मतलब हमारा जो ट्रांसपोर्ट वाला जो बेड़ा है वह अब और ही ज़्यादा मजबूत हो गया है। इंडियन एयरफोर्स का वेडनेसडे के दिन इसने रिसीव किया है पहला C-295 AMW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और ये हमें मिला है एयरबस की तरफ से। आईएएफ के चीफ, इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। फॉर्मरली इन्होंने रिसीव किया है इस सिंबॉलिक कीज़ को टू द फर्स्ट एयरक्राफ्ट एक द एयरबस फैसिलिटी इन द सिवेली स्पेन। कहाँ पर इन्होंने इसको रिसीव किया है? ये है सेवाइल स्पेन, जगह का नाम है, एयरबस कंपनी है। 56 C-295 एयरक्राफ्ट रिप्लेस कर देगा हमारा जो ऑलरेडी से एवरो एयरक्राफ्ट चल रहा है उसको। इसके बाद यदि हम देखें जॉइंट वेंचर की बात करें तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत 16 एयरक्राफ्ट आने वाले हैं इन फ्लाई अवे कंडीशन फ्रॉम सेवाइल, वाइल 40 विल मैन्युफैक्चर्ड बाय द एयरबस जॉइंटली टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो कुछ तो हम मतलब 16 तो हम खरीदने वाले हैं, इसके अलावा 40 का निर्माण हम हमारे यहाँ पर खुद से करने वाले हैं, और इसमें साथ देगी स्पेन की एयरबस कंपनी और हमारे देश की जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कंपनी। वर्क इज़ अंडर वे टू सेट अप द फाइनल असेंबली इन FAL। और अभी क्या है इसका जो काम है ना, अभी फाइनल असेंबली होने वाली है वडोदरा गुजरात में, एंड द फर्स्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया विल बी डिलीवर्ड इन सितंबर 2026। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा, 2026 में हम पहला एयरक्राफ्ट बना पाएंगे हमारे देश में ही। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि इसमें ट्रांसपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, इसमें इक्विपमेंट हमको देखने को मिलेगा इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट। इसके अलावा ये रिप्लेस कर देगा इंडियन एयरफोर्स का एजिंग एवरो 748 फ्लीट को। आने वाले कुछ ही दिनों में हम देखेंगे IAF एयरबस का जो क्रू है वो फ्लाई करेगा दिल्ली के लिए। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस सेंट इन ए स्टेटमेंट। यहाँ से भारत और स्पेन के जो रिलेशंस हैं पार्टिकुलरली रक्षा क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर रिलेशन किस प्रकार से मजबूत हो रहे हैं उसको आप समझ सकते हैं कि सितंबर 2021 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन 10,000 करोड़ रुपये की डील एयरबस के साथ में, इसके साथ साथ में स्पेस ऐसे के साथ में, दो कंपनियों के साथ में हमने ये डील साइन किया था। और स्पेन की ये कंपनी है ताकि हम प्रोक्योर कर सकें 56 C-295 AMW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ताकि हम रिप्लेस कर सकें हमारा जो ऑलरेडी एवरो एयरक्राफ्ट इन सर्विस विद इंडियन एयरफोर्स। तो जो पहला 16 ऑफ द 56 एयरक्राफ्ट है
ऑर्डर विल बी असेंबल्ड एट सैन पाब्लो सर साइट इन सेविले स्पेन। इनकी असेंबलिंग 16 ठो कहाँ पर होने वाली है, जगह का नाम है। इनको असेंबल किया जाएगा सैन पाब्लो सर साइट इन सेविले स्पेन में। With the second aircraft due to be delivered in May 2024 and the next 14 rolled out at a rate of 1 per month until 2025। अभी क्या है, अगला जो सेकंड नंबर का है वो मई 2024 में आएगा। अब इसके बाद 14 ठो बचेंगे, तो इनको ना हर महीने भेजा जाएगा, पर 1 पर मंथ भेजा जाएगा अगस्त 2025 तक, ऐसा एयरबस कंपनी का कहना है। C295 एयरक्राफ्ट की जो डील है इसकी वैल्यू है $2.5 बिलियन की, एंड इट विल बी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट बायलैटरल रिलेशन एज वेल एज इकोनॉमिक टाई बिटवीन इंडिया एंड स्पेन। तो ये वाला जो आर्टिकल है पार्टिकुलरली डिटेल में डिस्कस करने का मतलब यही है कि भारत और स्पेन की रिलेशन को हम यहाँ पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हम सब कुछ सारी की सारी चीज़ें स्पेन से ही ले रहे हैं। हम भी जो है इंडिजीनियस रडार रिसीविंग सिस्टम, इसके अलावा मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जिसका निर्माण किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा, इसको हम इस एयरक्राफ्ट में लगा रहे हैं। एंड काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम मेड बाय द भारत डायनेमिक लिमिटेड, इसमें हम एक चीज़ और लगा रहे हैं जिसका क्या नाम है, काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम। इसका निर्माण किया है भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा। इसको हमने सर्टिफाई कर दिया और इंस्टॉल कर दिया है पहले एयरक्राफ्ट में। तो इसमें हमको जो है मल्टी प्रॉन्ज फीचर्स देखने को मिलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट फॉर एयरक्राफ्ट टू बी मेड इन इंडिया हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इन मेन कॉन्सिस्टेंट असेंबली फैसिलिटी इन हैदराबाद। इस कंपोनेंट है, इनके कंपोनेंट का प्रोडक्शन हम चालू कर दिए हैं मेन कॉन्सिस्टेंट असेंबली फैसिलिटी हैदराबाद में। फिर ये जो पार्ट बनाए गए हैं इनको हम शिफ्ट करेंगे वडोदरा के एफएआल कंपनी को, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाई नवंबर 2026, और ये काम ऑपरेशनल हो जाएगा नवंबर 2024 तक। वहीं C295 कैपेसिटी की बात करें तो 9 टन तक ये वजन ले जा सकता है, एंड कैन कैरी अप टू 71 ट्रूप और 50 पैरा ट्रूप। 71 ट्रूप्स को, 71 सैनिक को ये बैठा कर ले जा सकता है और 50 पैरा ट्रूप्स को ये लेकर के जा सकता है। एयर ड्रॉप कार्गो बी यूज फॉर मेडिकल एवैक्यूएशन एंड टेक ऑफ एंड लैंड ऑन शॉर्ट अनपेव्ड रनवेज। इसकी कुछ खास बातें हैं। इसके बाद अगली जो स्कीम हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है आयुष्मान भव स्कीम। इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक राष्ट्रव्यापी पहल है। आयुष्मान भव का मकसद है देश के हर गाँव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं तक की पहुँच को प्रोवाइड करना है। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कि हमारे गांव तक भी ये सुविधा पहुंच जाए, क्योंकि हमारे गांव में जो हॉस्पिटल बना है वो पहली बिल्डिंग तो टूट गई है, ना कोई डॉक्टर आया ना कोई नर्स आई। अभी जो सेकंड बिल्डिंग है उसमें ताला लगा हुआ, वहाँ पर कभी कोई नहीं आया है। भूत ज़रूर हो सकते हैं वहाँ होंगे। तो ये पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता के मद्देनज़र चालू करी गई है। इस अभियान को पीएम मोदी के जन्मदिन मतलब 17 सितंबर से लागू किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत आगामी 17 से लेकर के 2 अक्टूबर तक आयुष्मान योजना से जुड़े सभी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर आयुष्मान मेले आयोजित किए जाएंगे। तो पहला जो कार्यक्रम रखा गया इसमें क्या है, वो आयुष्मान मेलों का आयोजन करना। इस मेले में गरीब मध्यम वर्ग के लोगों का फ्री इलाज कर दिया जाएगा एक बार में, और दूसरी बार का नहीं पता कि ये मेला कब आएगा। फिर पात्र लोगों के तुरंत कार्ड बनाए जाएंगे। देश के सभी जिलों के मेडिकल कॉलेज और ब्लॉक में इस प्रकार के कैंप हमको देखने को मिला। आयुष्मान भव अभियान एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा का पहल है। इसका मकसद है देश के गांव कस्बों तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। बीते मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मीडिया को बताते हुए कहा था, इससे सेवा पखवाड़ा के दौरान इसके कार्यक्रम को हम लागू करने वाले हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ में जैसे कि रक्तदान है, अंगदान है, ये सारे अभियान भी चलाए जाने वाले हैं। शिविर लगाकर 60,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान भव के शुभारंभ के लिए चली आ रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जो मंत्री हैं उनसे बात किया था।
इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। सस्टेनेबल बायोफ्यूल हम किसको बोलेंगे? अभी हम काफ़ी समय से ये न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं कि इंडिया 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव करने वाला है। अभी लगभग 10% हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं, तो 20% का ये टारगेट। तो ये जो एथेनॉल हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं पेट्रोल में, इस ब्लेंडिंग के माध्यम से आप देखेंगे जैसे कि 90% जो हिस्सा रहेगा प्योर वो पेट्रोल का हो जाएगा, 10% हिस्सा हमारा एथेनॉल का हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो 10% है, 100 रुपये में 10 रुपया सरकार बचा रही है अपना। इसके साथ साथ में हम जो है कार्बन उत्सर्जन को भी कहीं ना कहीं इसके माध्यम से कम कर रहे हैं, बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी के माध्यम से। तो जो बायोफ्यूल होता है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं ईंधन के रूप में हमारी मोटर्स गाड़ियों को चलाने के लिए, इसका निर्माण किया जाता है जैसे कि शुगर बीट, शुगर कैन, वीट, कॉर्न, इसके अवशेषों से, इन फसलों से इनको सड़ा गला कर के हम क्या है बायोफ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसको हम एडिबल बायोमास कहते हैं और इंडिया अभी जो है इसी वाले चरण में है। मतलब फर्स्ट स्टेज में ज़्यादातर हमारे यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि एथेनॉल की यदि हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो इससे शुगर केन के जो उत्पादक हैं, किसान हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। मतलब कि एक तो उसको बेच कर के वो पैसे प्राप्त कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ में यदि एथेनॉल बना ले रहे हैं उसके अवशेषों से तो इससे भी उनकी कमाई हो जाएगी, मतलब डबल कमाई हो जाएगी किसानों की। लेकिन यहाँ पर कंसर्न वाली बात ये है कि गन्ना जैसी जो फसलें हैं ना, जिसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, ऐसी फसलों को उगाना आने वाले टाइम में सस्टेनेबल नहीं रहने वाला है। हमें ऐसी फसलें उगाना है जो कम से कम पानी की डिमांड करती हैं। जैसे कि धान की खेती आप कम से कम करिए, गन्ने की खेती कम से कम करिए, जिसमें पानी की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी की डिमांड रहती है तो जाहिर सी बात है ज़मीन खोद कर जो भूजल है उसका हम दोहन करते जाते हैं, और जबकि उतना पानी सोख नहीं पा रहा जितना हम यूज़ कर ले रहे हैं। सेकंड जनरेशन के अंतर्गत नॉन एडिबल बायोमास आ जाता है, जैसे आप लकड़ी से बना रहे हैं, स्ट्रॉ है, ग्रास है, वेस्ट है, इसके माध्यम से यदि हम बायोफ्यूल बना रहे हैं तो वो सेकंड जनरेशन में आ जाएगा। थर्ड वाली जो जनरेशन होती है वो एल्गल बायोमास के माध्यम से हम बनाते हैं, जैसे कि माइक्रो एल्गी, मैक्रो एल्गी के माध्यम से, काई के माध्यम से आप बायोफ्यूल बना रहे हैं। फोर्थ जनरेशन ब्रेक थ्रू माना जाएगा पायरोलाइसिस के माध्यम से, सोलर टू फ्यूल के माध्यम से, इंजीनियर्ड एल्गाई के माध्यम से और गैसिफिकेशन के माध्यम से फिल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बायोफ्यूल के बारे में ही समझना है। तो बायोफ्यूल एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन फ्यूल होता है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस वाले रूप में हो सकता है। इसको प्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक चीज़ों से, विच में बी लिविंग और वंस लाइविंग मटेरियल, जो कि जीवित हो सकती हैं या फिर मृत भी हो सकती हैं। इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज़ कंसिडर्ड एज बायोफ्यूल। इसको हम जो है बायोफ्यूल के रूप में काउंट तौर पर। सॉलिड में क्या है, वुड और मैन्योर से हम इसका निर्माण कर सकते हैं। लिक्विड में बायो एथेनॉल और बायोडीजल हो जाता है। गैसियस में बायोगैस हो जाता है। बायोफ्यूल को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोमास के माध्यम से, सच एज कॉर्न और शुगर, वेजिटेबल ऑयल और वेस्ट फीडस्टॉक के माध्यम से। बायोफ्यूल मोटरसाइकिल में यूज़ करते हैं तो इसके माध्यम से CO2 जो है कम उत्सर्जित होता है कन्वेंशनल फ्यूल की अपेक्षा। अभी हाल फिलहाल में यदि हम इसकी पिक्चर देखें तो बायोफ्यूल रिप्रेजेंट करता है 3% ऑफ रोड ट्रांसफ्यूल इन द वर्ल्ड। अभी पूरे वर्ल्ड लेवल पर मात्र 3% ही रोड ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है उसमें बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ यदि ट्रांजिशन कर रहे हैं तो इसके लिए भी बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने, जैसे कि थोड़ा सा इंजन चेंज हमको करने की ज़रूरत है। एग्जिस्टिंग जो इंटरनल कंबल्सन इंजन है ना, ये हमें रिक्वायरमेंट रहेगा। एंड कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें खड़ा करना है, जैसे कि जगह जगह पर हमें चार्जिंग स्टेशन बनाना है। तो ये सारी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए काफ़ी सारा कैपिटल की ज़रूरत रहेगी। आगे हमें बड़ी बड़ी बैटरियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिनके माध्यम से हम ये बैटरियाँ तैयार कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक की तरफ जाना है तो ये कोई आसान काम नहीं है।
इसके साथ साथ में इन्वायरमेंटल कंसर्न भी रहेंगे कि कैसे करके आप इस प्रकार के खनिजों की खुदाई कर रहे हैं, और भी कुछ ऐसे इशू आ जाते हैं। लेकिन बायोफ्यूल की यदि हम बात करें तो आप ऑलरेडी से जो आपकी मोटरसाइकिल का इंजन है उसमें पेट्रोल की जगह बायोफ्यूल आप डाल सकते हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो उतना ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशन करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो ब्लेंडिंग रेट के हिसाब से कितना मुझे ब्लेंड करना है, कितना मिक्स करना है। 20% के एथनॉल ब्लेंडिंग की हम यदि बात करें तो आने वाले 2025-26 के दौरान में, ठीक है, E20 एथेनॉल 20% हम कर पाएंगे। इसके लिए हम टारगेट रखेंगे 2025-26। एक्सपेक्टेड टू बी मीट ऑलमोस्ट इंटायरली बाय द 1G एथेनॉल मेड फ्रॉम शुगर कैन एंड फूड ग्रेन्स। तो 1G के माध्यम से ही भारत इस चीज़ को अचीव करेगा। 1G हम किसको बोल रहे हैं? फर्स्ट जनरेशन के जो जो चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम एथेनॉल बना रहे हैं उनको बोला जा रहा है। लेकिन ये तो सेकंड जनरेशन का एथेनॉल होता है जिसको हम वेस्ट के माध्यम से, क्रॉप के वेस्ट से बना रहे हैं, रेसिड्यू से बना रहे हैं। इस अनलाइकली टू कंट्रीब्यूट मच टू अचीव, ये उतना ज़्यादा हम योगदान नहीं दे पा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू फीड स्टॉक सप्लाई चेन एंड स्केलिंग अप। हमारा जो सप्लाई चेन है ना वो प्रभावित हो सकता है। अब ग्राउंड वाटर के मिसयूज़ होने की बहुत ज़्यादा संभावना है यदि हम क्या करें कि हम गन्ने से बना रहे हैं, हम जो है चावल से बना रहे हैं, ऐसे कोई रेसिड्यू एग्जांपल के तौर पर। वैसे चावल का तो यहाँ पर एग्जांपल नहीं दिया गया है, शुगर केन और मक्के का एग्जांपल दिया जाता है। अब अगली हम बात करते हैं कि यदि हम ऐसी फसलों को उगा रहे हैं जिसका यूज़ हम खाने के लिए भी करेंगे और दूसरा बायोफ्यूल के निर्माण के लिए भी करेंगे, तो क्या ये इंडिया के लिए अच्छा रहेगा? देखिए, पहले नंबर की बात तो ये है कि जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है, यूरिया DAP खाद का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पृथ्वी की जो, धरती की जो उर्वरता है ना वो कम होते जा रही है। इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी, इसका मतलब ये है किसी किसान के पास में 3 एकड़ है। पहले 3 एकड़ में एग्जाम्पल के तौर पर वो 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करता था। अब वही 3 एकड़ में उसको 100 क्विंटल गेहूं के उत्पादन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया DAP डालना पड़ जा रहा है। नहीं डालेगा तो 100 क्विंटल भी नहीं होगा। धीरे धीरे उसकी जो कैपेसिटी है वो कम होते जा रही है। तो अब हम ये सोचें कि हमारा प्रोडक्शन भी डाउन हो रहा है और इसी फसल के माध्यम से मैं बायोफ्यूल बनाऊं, तो ये तो कुछ ठीक नहीं रहने वाला। दूसरे नंबर की बात यह है कि 2040 से 2081 के बीच में आप देखेंगे ग्राउंड वाटर का जो यूज़ है वो तिगुना हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या के पेट को भरने के लिए जो फसल उगाए जाएंगे उसमें वाटर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं और चावल हमारी 2 मुख्य फसलें हैं और चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। गन्ने की यदि हम बात करें, यदि गन्ना और हम उगाना चालू कर दिए तो इसमें पानी की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। रीज़न बताया जा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, ठीक है, इसके चलते चलते फसल की जो पानी की डिमांड है वो बढ़ते जाने वाली। इसी के चलते चलते हम कह रहे हैं कि 3 गुना हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी ग्राउंड वाटर की। इसके अलावा हम ये नहीं कह सकते हैं कि यदि हम खेती में इस प्रकार की फसलें उगा रहे हैं तो ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन हम कम कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अभी भी यदि किसानों की बात करें तो वो डीजल पंप का इस्तेमाल करते हैं खेतों में पानी बगाने के लिए, तो आप ये तो कह ही नहीं सकते हैं तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं होगा। कुल मिलाकर के हमको जो है ना, जो सरप्लस शुगर केन कल्टीवेशन है उसको रोकने की ज़रूरत है। वहीं इंडिया की बात करें, एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी हैज़ बीन ए गुड स्ट्रेटजी टू डील विद सरप्लस शुगर प्रोडक्शन। यदि हमारे पास में सरप्लस शुगर प्रोडक्शन हो रहा है तब उस टाइम में हमको एथेनॉल की ब्लेंडिंग करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना है कि एक स्ट्रेटजी अच्छी ये भी हो सकता है कि सरप्लस शुगर प्रोडक्शन को हम कम से कम कर सकें। अब हम कुछ वाहनों की बात करते हैं, जैसे कि एविएशन सेक्टर है, फ्रेट सेगमेंट है। एविएशन सेक्टर मतलब हमारा जो हवाई जहाज़ वाला एरिया हो गया, दूसरा हो गया माल ढुलाई वाला एरिया हो गया।
इस प्रकार के जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं, इसमें जो सस्टेनेबल बायोफ्यूल का इस्तेमाल है, इसको यूज़ करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन वहीं यदि हम बात करें पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल में, तो इसमें उतना ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगने वाला है। यदि हम अचीव करना चाहते हैं नेट ज़ीरो एमिशन 2050 तक ग्लोबली, पूरे विश्व भर में, तो सस्टेनेबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन को हमें 3 गुना करना पड़ेगा 2030 तक। दूसरे नंबर की बात यह है, किसान गन्ना उत्पादित कर रहा है, किसान के पास में फसलें हैं जिसके माध्यम से बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। अब उसके आसपास में यदि कोई कंपनी है, कोई यूनिट स्थापित करी गई है, तो अच्छी बात है, नहीं तो वो बहुत दूर दूर तक तो अपनी फसल को लेकर के जाएगा नहीं कि मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ, बायोफ्यूल बनाऊँगा, यहाँ पर बेच दूँगा, मेरे को पैसा मिलेगा। तो ये चीज़ है कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात यह है कि इससे 2G संयंत्र के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं हासिल करने पर असर पड़ सकता है। लेकिन इससे हम चाहते हैं कि 2G वाला जो संयंत्र है वो लगाया जाए। अब नॉर्मली 1G में इंडिया चल रहा है, गन्ना और मक्के से उत्पादित कर रहा है। अब यदि हम फसल अवशेषों से चाहें कि एथेनॉल बनाएं, तो ये चीज़ क्या है ना, अर्थव्यवस्थाएं, बड़े पैमाने के लिए अर्थव्यवस्थाएं हासिल करने पर असर पड़ सकता है। दूसरी नंबर की बात यह है, अब हमारे पास में एथेनॉल आ गया है, हम कैसे करके उसको कलेक्ट करके रखेंगे। परिवहन की ऊर्जा ज़रूरतों के साथ पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को संतुलित करना एक बड़ी चुनौती हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो फ्लड पेन्स, बाढ़ के मैदानों से रिलेटेड है। तो बाढ़ के मैदानों को क्यों हमको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इसके बारे में इस आर्टिकल में जोर दिया जाता है। यदि हम इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं इन फ्लड पेन्स में, इस रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ रिवर्स टू कॉन्टेन ए हाई लेवल ऑफ वाटर विद इन देयर बैंक। क्या है ना कि यदि हम ये जो फ्लड पेन है, आजू बाजू का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है लाइट ग्रीन कलर से, इसको आप फ्लड पेन बोल रहे हैं। ये बीच में रिवर होकर के गुजर रही है, और ये जो उठा हुआ हिस्सा है इसको हम बेंचेस बोल रहे हैं। तो रिवर के आजू बाजू का काफ़ी बड़ा जो एरिया होता है, ये रिवर में यदि बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो उसको रोकने का काम करता है। ये वाला जो मैदान है, यहाँ पर यदि आप घर बना लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे, होटल बना लेंगे, विला बना लेंगे, तो जाहिर सी बात है इसका जो एक्सेस वाटर है वो बिल्डिंगों में घुसेगा, ठीक है, और रास्ते में पानी भरा होगा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर जाने वाली, और आपको हर साल जो है बाढ़ जैसी समस्या दिखेगी, क्योंकि आपने बाढ़ के मैदान में, मतलब नदी का जो रास्ता है वहाँ पर आपने घर बना लिया है, नदी आपके घर में नहीं घुसी। तो इसी का यहाँ पर नुकसान और फ़ायदे की बात करी जा रही है। तो सबसे पहले हमें फ्लड प्लेन्स और उनके सिग्निफिकेंस को समझना है। तो फ्लड प्लेन्स जो होते हैं, रिवर से कनेक्टेड वाला एरिया होता है, और ये नेचुरल डिफेंस के रूप में काम करता है। यदि कभी फ्लड आती है, तो फ्लड आएगी तो जाहिर सी बात है उसकी तीव्रता को कम करने का ये काम करता है। ये मैदान उसके पानी को सोख लेता है। पेड़ पौधे रहेंगे तो पेड़ पौधे पानी की तीव्रता को कम करते हैं। मेंटेनेंट विदाउट कॉन्क्रीट इंक्रोचमेंट, दे एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर सेफ गार्डिंग अदर रीजन। तो ये क्या काम करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और अदर रीजन को सेफ गार्ड करने का काम करते हैं। यदि हम जो है फ्लड प्लेन्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, तो ये हमें सहायता करते हैं ग्राउंड वाटर के लेवल को रिचार्ज करने में, एंड हमारा जो वाटर टेबल है वो हमेशा मेंटेन रहता है। अभी देखा जाए तो पूरी जो दुनिया है 2 प्रकार की समस्या से जूझ रही है। एक तो है बाढ़ और दूसरी है सूखा वाली कंडीशन। एक तरफ तो हम देखते हैं कि पीने के लिए पानी अवेलेबल नहीं है, और दूसरी देखते हैं कि पानी ही पानी, मतलब बाढ़ जैसी समस्या। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हम देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा था कि ये जो फ्लड्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी में और इंटेंसिटी के मामले में बार बार आ रहे हैं। बहुत तेज़ फ्लड आने लगे हैं, बहुत तेज़ी के साथ में बाढ़ आ रही है। इसके अलावा जो पर्सिपिटेशन है, बारिश है, वर्षा है, कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रही है क्लाइमेट चेंज के चलते चलते। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं उत्तराखंड का एग्जाम्पल 2014 का। लास्ट ईयर पाकिस्तान में देखा जाए 1700 लोगों की डेथ हुई थी और 33 मिलियन लोग इसमें अफेक्टेड हुए थे। 2013 में फ्लड आया था उत्तराखंड में, कश्मीर वैली 2014, चेन्नई 2015, 2017 में गुजरात,
हिमाचल प्रदेश में इसी साल की हम बात करें, जिसके चलते चलते रेन इंड्यूस्ड फ्लड आया था एंड लैंड स्लाइड हुआ था और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट इससे प्रभावित हुए थे हिमाचल प्रदेश में। यमुना रिवर का जो वाटर लेवल कितना ज़्यादा बढ़ गया था आप देख सकते हैं दिल्ली में अभी हाल फिलहाल में। तो इसने जो लेवल है 208.5 मीटर इसको पार कर गया था। 45 साल का जो रिकॉर्ड है उसने तोड़ दिया है। अब हम बात करते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या कहा है। तो बताया जा रहा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से कि 40 मिलियन हेक्टेयर, लगभग 12% टोटल लैंड एरिया का इंडिया का, ये फ्लड से प्रभावित हो सकता है। जितनी भी ज़मीन है उसका 12% हिस्सा मतलब 40 मिलियन हेक्टेयर फ्लड से प्रभावित होगा। अब फिर जब ये एरिया फ्लड से प्रभावित होगा तो यहाँ के लोग जो है दूसरी जगह जाएंगे, और जहाँ दूसरी जगह जाएंगे ऑलरेडी 100 लोग रह रहे हैं तो 100 लोग और आ गए, मतलब वहाँ पर फिर से संसाधनों में जो दबाव है वो बढ़ते जाएगा, ज़मीन का रेट बढ़ेगा, एजुकेशन, मेडिकल, हर चीज़ में, बेरोज़गारी, हर चीज़ में हमको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ज़्यादातर बाढ़ का जो असर है हमको गांव देहात में बहुत कम देखने को मिलता है। गांव देहात तभी प्रभावित होते हैं जब कभी जैसे कि कोई बांध है, बांध का जो एक्सेस पानी है वो निकल करके गांव वाले एरिया में घुस गया है तो। लेकिन ज़्यादातर इससे जो प्रभावित होते हैं बाढ़ वाले एरिया से वो शहर ही होते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने नदी के किनारे किनारे वाला जो बाढ़ का मैदान था वहाँ पर आपने शहर बसाना चालू कर दिए हैं। पानी के निकासी की आपने कोई व्यवस्था ही नहीं रखी, पूरा कंक्रीट वाला स्ट्रक्चर खड़ा कर दिए हैं। फ्लड के माध्यम से हमारी इकोनॉमी भी प्रभावित होती है। हमारी जो इंडियन सिटीज़ हैं, बताया जा रहा है प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट 75% ऑफ जीडीपी बाई 2030। आने वाले समय में हमारे जीडीपी में जो योगदान रहेगा शहर का वो 75% हो जाएगा। फ्लड से रिलेटेड बहुत सारे नियम कानून आए जाते हैं, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के माध्यम से हम फ्लड को मैनेज करने का काम करते हैं, और ये फ्लड को मैनेजमेंट करने का काम करती है। लेकिन दिस लॉ इज़ मेन टू डील विथ मल्टी हजार्ड रिस्क। लेकिन ये केवल अकेला ऐसा नहीं है कि बाढ़ के लिए ही ये कानून लागू हो रहा, बहुत सारे इसमें आपदाएं आ जाती हैं। कानून के हिसाब से बताया जा रहा है कि डिजास्टर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। डिजास्टर को पहले से हमें पता लगाना पड़ेगा, 1 घंटा पहले, 24 घंटा पहले, तब जा कर के हम जो है जान माल के नुकसान को बचा सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। विश्व लेवल पर भी कुछ कुछ चीज़ें की गई जिनके माध्यम से हमें सीखने की ज़रूरत है, जैसे कि जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड की बात करें तो इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को शिफ्ट कर दिया है फ्लड कंट्रोल को इन कंट्रीज़। जैसे कि ये लोग क्या काम करना चाह रहे हैं, एक काम करते हैं, फ्लड रिस्क मैनेजमेंट के कुछ मेथड अपनाए हैं फ्लड प्रोटेक्शन के अपोजिट में। हमें फ्लड से बचना नहीं है, हम एक काम करते हैं, बाढ़ के मैदानों को सस्टेन करते हैं, बाढ़ के मैदानों को रिवाइव करना, ठीक है, इस प्रकार के उपाय हमको करने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन की स्ट्रेटजी के अंतर्गत कुछ उपाय किए जाते हैं, जैसे कि डाइक का निर्माण करना, फ्लड डिफेंस वाल का निर्माण करना, पोल्डर्स का निर्माण करना। इसके अलावा हमें जो है वाटर एंड रिस्टोरेशन ऑफ फ्लड प्लेन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फ्लड प्लेन जो पहले हुआ करते थे बाढ़ के मैदान, उनको फिर से हमें सर्वाइव करना, उनको ख़त्म नहीं करना, वहाँ पर बिल्डिंगें हमको खड़ी करने की ज़रूरत अब नहीं है। 2015 में जो चेन्नई में फ्लड आई थी, 2018 की रिपोर्ट कहती है कॉम्प्ट्रोलर जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, इंक्रोचमेंट के चलते चलते ही ये बाढ़ आई है। पहला रीज़न ये बताया जाता है। आपने क्या है, बाढ़ के मैदानों में शहर बसाना चालू कर दिए, जगह बच नहीं रही है तो लोग क्या करेंगे, दलदल वाले क्षेत्रों में तक उन्होंने घर बनाना चालू कर दिया है। अब यदि हम उत्तराखंड को लेकर के बात करें तो उत्तराखंड में पहाड़ी वाले एरिया में आप देखेंगे गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं, होटल बनाए जा रहे हैं, जबकि ये मोस्ट इको सेंसिटिव प्रोन वाला एरिया माना जाता है। ठीक है, तो ये इको सेंसिटिव जोन है, और यहाँ पर यदि हम किसी प्रकार का निर्माण का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फिर प्राकृतिक आपदा आने वाली है, और ये सब सरकार कर रही टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। 2013 में जब मैसिव फ्लड आई थी तो उस टाइम में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वर्चुअली कहा था कि जो गंगा रिवर का किनारे का 200 मीटर का एरिया है, 200 मीटर इधर 200 मीटर उधर,
तो इस एरिया में आप किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर बाढ़ और भी ज़्यादा आने। स्टेट में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में उतने ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, इसके नियम कानूनों को बाईपास कर दिया जाता है। इट इज़ आल्सो अनक्लियर वेदर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आर डन प्रॉपरली इन द स्टेट। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट लगने वाला है तो उसका पर्यावरण के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा असेसमेंट करना ज़रूरी रहता है। फिर उत्तरांचल रिवर वैली एक्ट 2005 आया था, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसके माध्यम से माइनिंग को रेगुलेट किया जाना था, कंस्ट्रक्शन के काम को इस रिवर वैली में रेगुलेट किया जाना था। लेकिन रिपोर्ट ये कहती हैं कि देयर इज़ ए रैम्पेंट माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी विथ लिटिल रिगार्ड फॉर इन्वायरमेंट। यहाँ पर इन्वायरमेंट की कोई चिंता ही नहीं करी जा रही है, यहाँ पर तेज़ी के साथ में माइनिंग हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ पर जो कानून बने हैं वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं खाली काम को। लास्ट में चलते चलते जर्मनी का हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। जर्मनी ने कुछ फंडामेंटल चेंज किया था इसके फेडरल वाटर एक्ट में, ताकि मैसिव फ्लड से ये डील कर सके। इस लॉ के माध्यम से ओरिजिनल जो वाटर कैपेसिटी है रिवर की, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा वाटर बॉडीज़ को। देयरफॉर फ्लड प्लान रिस्टोरेशन एंड वाटर रिटेंशन ऑफ वाटर बॉडीज़ आर कंसिडर्ड टू बी पिलर अगेंस्ट द फ्लडिंग। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ा जो कदम उठाना चाहिए वो यही है कि नदी की जो ओरिजिनल वाटर कैरिंग कैपेसिटी है उसको आप कैसे करके मेंटेन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडीज़ को आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है, तब जा कर के आप बाढ़ से निजात पा सकते हैं।